इंटेलिजेंस, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आप शायद गणित, विज्ञान या एल्गोरिथम्स और मुश्किल सवालों वाले आईक्यू टेस्ट के बारे में सोचते हैं, है ना? यदि आप गणित या अलग भाषा सीखने में अच्छे हैं, तो स्कूल में पढ़ना आपके लिए एक अच्छा अनुभव रहा होगा, क्योंकि शिक्षा प्रणालियों की बात करें तो यही दो मुख्य इंटेलिजेंस हैं। लेकिन एक अध्ययन के अनुसार ये चीज पिछले कुछ वर्षों में बदल गई है, क्योंकि उसके अनुसार दरअसल 9 तरह की इंटेलिजेंस है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हावर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बनाई है। इसके अनुसार 9 ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग इसमें कुशल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं 9 तरह की इंटेलिजेंस कौन सी हैं। पहले नंबर पर है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, यानी प्रकृतिवादी। जिन लोगों के पास उच्च प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, वे प्रकृति में ज्यादा रुचि रखते हैं, पर्यावरण की खोज करते हैं और अन्य जीवित चीजों के बारे में सीखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पर्यावरण में होने वाले छोटे छोटे से बदलाव को भी समझ लेते हैं। इन्हें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और जूलॉजी जैसे विषयों में रुचि होती है। उन्हें कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग और बाहर घूमने का शौक होता है। दूसरे नंबर पर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीत की समझ या फिर साउंड स्मार्ट। जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, वो पैटर्न, लय और ध्वनियों को अच्छे से समझते हैं। संगीत को लेकर उनका प्रेम असीम होता है और ऐसे लोग अक्सर संगीत रचना यानी कॉम्पोजिशन और परफॉर्मेंस में अच्छे होते हैं। उन्हें गाना गाना, संगीत वाद्य यंत्र बजाना भी पसंद होता है। इतना ही नहीं, वो संगीत के पैटर्न और स्वर को आसानी से समझ लेते हैं। तीसरे नंबर पर है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, या जो गणित में रुचि रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जिन लोगों की मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वो तर्क पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। वो जटिल समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथे नंबर पर है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, यानी अस्तित्वगत बुद्धिमत्ता। उच्च अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोग अच्छे दार्शनिक विचारक यानी फिलोसॉफिकल थिंकर्स होते हैं। वो जीवन और मानव अस्तित्व से जुड़े सवालों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि जीवन का अर्थ क्या है, हम क्यों मरते हैं और हम यहाँ कैसे आए। पारस्परिक यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी पीपल स्मार्ट। जिनके पास पारस्परिक बुद्धिमत्ता है, वो दूसरों को समझने और बातचीत करने में अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं और इरादों का आकलन करने में माहिर होते हैं। वे बातचीत या बिना बात किए भी लोगों को समझ जाते हैं। छठे नंबर पर है शारीरिक यानी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जिनके पास उच्च शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि है, वे शारीरिक समन्वय यानी फिजिकल कोऑर्डिनेशन में काफी अच्छे होते हैं। वो हाथ आंख में अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं और नृत्य और खेल में अच्छे होते हैं। सातवें नंबर पर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धिमत्ता। जो लोग भाषाई मौखिक बुद्धि में अच्छे होते हैं, वे लिखते और बोलते समय शब्दों का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर कहानी लिखने, जानकारी याद रखने और पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ये बहस करने या भाषण देने में निपुण होते हैं और वो चीजों को काफी अच्छी तरह से समझते भी हैं। आठवें नंबर पर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी सेल्फ स्मार्ट। अच्छी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्तियों में बहुत कमाल की आत्म जागरूकता होती है और वो स्वयं की भावनात्मक विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं को समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खुद का विश्लेषण करने में मजा आता है और अक्सर दिन में सपने देखना, दूसरों के साथ संबंध तलाशना और अपनी व्यक्तिगत शक्तियों का आकलन करने में व्यस्त रहते हैं। 9वें नंबर पर है दृश्य स्थानिक यानी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग आसानी से चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं, साथ ही उन्हें पैटर्न्स पहचानने में दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोग जल्दी ही किसी पहेली, चित्र, ग्राफ या चार्ट्स को सुलझा लेते हैं या समझ लेते हैं। और तो और ये नक्शे भी बहुत जल्द ही समझ लेते हैं। तो ये थी 9 प्रकार की इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है कि आप सबसे अच्छे किसमें हैं? चलिए जरा भविष्य में एक नजर डालते हैं जहां हमारा सारा काम चुटकियों में हो जाएगा। इसकी वजह है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगा अगर ये हमें हर जगह देखने को मिले, जैसे खेती, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और ग्राहक सेवा आदि तक। वैसे देखा जाए तो ये मेहनती कर्मचारियों के लिए एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्मचारियों की जगह पूरी तरह से एआई द्वारा ले ली जाए। इसका मतलब ये होगा कि इंसानों ने प्रगति की तरफ एक और कदम रख दिया है। एआई से इंसानों के काम करने की कुशलता बढ़ जाएगी और काम में उनका दिल भी लगने लगेगा।
क्यूरियस पंथी आपको बताएगा कि आने वाले कल में एआई काम करने के तरीकों में कैसे बदलाव लाएगा। बैंकिंग। जरा सोचिए कि आप बैंक में गए हैं और वहां पर आपको अपने सभी लेन देन के लिए कोई भी लाइन नजर ना आए। आसपास जहां भी नजर जाए तो आपको सिर्फ मशीनें ही नजर आएंगी जो आपका सारा काम बस पल भर में कर देंगी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इसका मतलब ना कोई टेलर, अकाउंटेंट और ना ही ब्रोकरेज क्लर्क होगा, सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजर और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट ही होंगे। रिटेल। क्या आपने कभी शॉपिंग मॉल्स में रोबोट्स और सेल्फ चेकआउट मशीन्स को काम करते हुए देखा है? अच्छी बात यह है कि ये तो अभी बस शुरुआत ही है। बहुत सारे काम जैसे सामान पैक करना, रखना, कैश लेना या देना, इन सारे कामों को एआई बदल कर रख देगा और हमें सिर्फ जरूरत होगी भी तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की। मैन्युफैक्चरिंग। क्या आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इंसानों द्वारा की जाने वाली छोटी सी गलती भी कितनी नुकसानदायक हो सकती है? एआई से न सिर्फ ज्यादा निर्माण होगा बल्कि इंसानों द्वारा की जाने वाली गलतियां भी कम हो जाएंगी और डिसीजन मेकिंग के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। कार्यालयों में होने वाले काम बंद हो जाएंगे, लेकिन सेल्स प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ जाएगी। हेल्थ केयर। कैसा हो अगर डॉक्टर से मिलने से पहले ही आपको आपकी बीमारी के बारे में पता चल जाए? वैसे ये दिन भी दूर नहीं है। एआई पहले से ही सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने और रोगी की आम जानकारी लेना सीख रहा है। यानी अब इन सब की जानकारी रखने के लिए स्टाफ की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन नर्सेज और डॉक्टर्स को कभी भी पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि मरीजों का हाल पल भर में ऊपर नीचे हो जाता है और ऐसे में एआई सक्षम नहीं है। माइनिंग और एनर्जी। इंसान हमेशा से ही पृथ्वी से अनमोल खजानों की तलाश में लगा रहता है और एआई की मदद से कई माइनिंग और एनर्जी कंपनियों को फायदा हुआ है। इतना ही नहीं, उनका उत्पादन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इंसानों द्वारा बार बार किए जाने वाले काम और प्रशासनिक काम जैसे कि मीटर रीडिंग का काम भी एआई ही करेगा। लेकिन टेक्नोलॉजिकल जॉब्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इन तकनीकों का इस्तेमाल करने में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई भी है। एआई की वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो सकती है। एआई अपने दम पर नहीं सोच सकता है, वो केवल उस काम को करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है। नई परिस्थितियों से निपटना मुश्किल हो जाता है, इसलिए काम खराब भी हो सकता है। उनका रख रखाव और मरम्मत काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। ये कर्मचारियों को आलसी बना सकते हैं, क्योंकि जब ये होंगे तो कर्मचारी अपना सारा काम इन्हीं से करवाएंगे। इतना सब जानने के बाद हम यही कह सकते हैं कि एआई इंसानों की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन उनके काम करने के तरीकों को जरूर बदल सकते हैं। कंपनियों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा और कर्मचारियों को नए स्ट्रक्चर और आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी में अपनी नई जगह बनाने के लिए कुछ खास प्रयासों से गुजरना होगा। इन मशीनों के साथ काम करने के लिए इंसानों को अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा या फिर कंपनियों को नए लोगों को रखना होगा। अगर दोनों ही एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और पूरी कंपनी नई ऊंचाइयों को छुएगी। इंटरनेट, जिसकी शुरुआत 1969 में एक एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, आज दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क है। ये सब बस एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ कि ऐसे कंप्यूटर हों जो एक दूसरे से बात कर सकें। नतीजतन आज दुनिया भर में हमारे जुड़े रहने के तरीके बदल चुके हैं। इंटरनेट 1990 के दशक में ही पूरी दुनिया में छा गया। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक अलग नजरिया दिया है। पहले की किसी भी तकनीक की तुलना में इसने हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया है और प्रभावशाली बनाया है। लेकिन इंटरनेट ने असल में हमारे जीने के तरीकों को कैसे बदला है? तो आइए हमारे जीवन को बदलने वाले उन 10 तरीकों पर नजर डालते हैं। नेविगेशन। इंटरनेट से पहले आपको कहीं पहुंचने के लिए रास्ता पूछने की जरूरत पड़ती थी या फिर आपको कहीं पहुंचने के लिए नक्शे की जानकारी होनी जरूरी होती थी। लेकिन अब आपको कहीं भी पहुंचना हो तो बस आपके हाथ में एक स्मार्टफोन होना चाहिए। दूसरा, खरीदारी। इंटरनेट से पहले Amazon सिर्फ एक नदी ही थी। अगर आप बड़े शहर में नहीं रहते और आपको खरीदारी के लिए स्टोर या मॉल में जाना पड़ता तो वहाँ कुछ ही ब्रांड्स होते थे और विकल्प बहुत कम। आज हमें सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है और एक क्रेडिट कार्ड की, और बस हम पूरी दुनिया में कहीं से भी खरीदारी कर सकते हैं। तीसरा, डेटिंग। पहले की बात करें तो अगर आपको किसी को डेट करना होता था तो आपको पहले उससे पूछना पड़ता था, और अगर आप शर्मीले किस्म के हैं तो आपको प्रेम पत्र के जरिए अपनी दिल की बात कहनी पड़ती थी या किसी दोस्त की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इंटरनेट ने आपका काम आसान कर दिया है। कई डेटिंग साइट्स मौजूद हैं और बस आप बाएं या दाएं स्वाइप करके अपने दिल का हाल किसी को भी बता सकते हैं।
चौथा, संचार यानी कम्युनिकेशन। इंटरनेट के पहले लोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए पेन और पेपर का इस्तेमाल किया करते थे। चिट्ठी को लिफाफे में डालकर उस पर मुहर लगाकर पोस्ट कर देते थे और चिट्ठी के पहुंचने का इंतजार करते थे। इसमें कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज ये पल भर में हो जाता है। आप दुनिया में कहीं भी अपने परिवार और दोस्तों से बात कर सकते हैं और ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही मुमकिन हो पाया है। पांचवा, समाचार यानी न्यूज। पहले लोगों को समाचार के लिए समाचार पत्र का इंतजार करना पड़ता था। दुनिया भर में क्या चल रहा है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज सब चुटकियों में हो जाता है। किसी भी बड़ी घटना की जानकारी पल भर में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है, वो भी इंटरनेट की बदौलत। छठा, नौकरी ढूंढना। पहले लोग नौकरी की तलाश अखबारों में दिए गए विज्ञापनों या मैगजीन्स में करते थे या फिर किसी जानकार की मदद लेते थे। वैसे तो आज भी नौकरी के लिए आपके पास अच्छी डिग्री या काबिलियत होनी चाहिए और उसके लिए आपको एक अच्छा माध्यम भी चाहिए, लेकिन आज ऐसे कई ऐप्स मौजूद हैं जो आपके और नियोक्ताओं के बीच के फर्क को कम कर रहे हैं। सातवां, नए कौशल यानी स्किल सीखना। इंटरनेट से पहले कई कलाओं को सीखना, जैसे खाना बनाना, गिटार बजाना, पेंटिंग वगैरह वगैरह, उसके लिए आपको किसी एक विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब आपको बस इतना करना है कि इंटरनेट पर जाएं और एक ट्यूटोरियल वीडियो की खोज करें और एक विशेषज्ञ वास्तव में आपको वीडियो के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से सिखा सकता है। आठवां, मनोरंजन। इंटरनेट से पहले आपको अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देखने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता था और अगले भाग के लिए तो पूरे हफ्ते रुकना पड़ता था। गाने सुनने का मन हो तो आपको या तो रेडियो या फिर कुछ म्यूजिक चैनलों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आज स्ट्रीमिंग सर्विस की मदद से हम जो चाहे जब चाहे वो देख या सुन सकते हैं। नवां, पढ़ना। इंटरनेट से पहले आपको किसी नए विषय पर पढ़ने के लिए या तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था या किताबें या एनसाइक्लोपीडिया खरीदने पड़ते थे। आज हम किसी भी चीज को गूगल पर ढूंढ सकते हैं और हर चीज का जवाब हमारी उंगलियों पर है। यूँ समझिए कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी हमारी हथेली पर है। 10वां, गेम्स खेलना। कुछ दशक पहले तक जब तक अंधेरा ना हो जाए या बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम ना आ रहा हो, उन्हें घर के अंदर बुलाना मुश्किल होता था क्योंकि वो सारा दिन बाहर ही खेलते रहते थे। और आज माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने और गैजेट से उनका पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इंटरनेट हमारे लिए वरदान की तरह साबित हुआ है, फिर चाहे वो शिक्षा की बात हो, मनोरंजन की बात हो, संचार की बात हो या कोई भी चीज हो। इंटरनेट पर आपकी हर समस्या का समाधान है, लेकिन इसकी निर्भरता और लत को हमें नहीं भूलना चाहिए। जब तक इंटरनेट सिर्फ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और ना कि हमारी मजबूरी और निर्भरता, तब तक यकीनन इंटरनेट हमारे जीवन को आसान बना सकता है। क्यों, सही कहा ना? हमारी उंगलियों पर निशान यानी फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं? शेरलॉक होम्स अक्सर कहता है कि एक अचूक अपराध जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सच है कि अपराधी हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं और आप सभी जो जासूसी फिल्में देखना पसंद करते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि अपराधियों का पता लगाने के लिए उंगलियों के निशान सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें फिंगरप्रिंट्स होते क्यों हैं और हमारी जिंदगी में वो क्या भूमिका निभाते हैं? आज फिंगरप्रिंट्स को लेकर हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर फिंगरप्रिंट होता क्या है। एक फिंगरप्रिंट एक छाप या मार्क होता है जो इंसान की उंगली के ऊपर बना घर्षण का निशान होता है और ये उंगलियों की नोक पर छोटे छोटे घुमावदार पैटर्न में होता है। इनमें 3 प्रकार के फ्रिक्शन रिज पैटर्न्स होते हैं: गांठदार, घुमावदार और वृत्तखंड। फिंगरप्रिंट की पहचान करना यानी डैक्टिलोस्कोपी एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें मुजरिम के रिज इंप्रेशन को उंगलियों, हथेलियों और उन पैरों की उंगलियों से मिलाकर देखा जाता है जो डेटाबेस में पहले से मौजूद होते हैं। और अब सवाल ये है कि इन फिंगरप्रिंट्स का मकसद क्या होता है और ये हमें क्यों होते हैं? वैसे वैज्ञानिकों ने इसका एक ये कारण दिया है कि उंगलियों पर बने ये निशान घर्षण द्वारा इंसान की पकड़ बनाने में मदद करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी उंगलियों के निशान से हमारे पूर्वजों को ऊबड़-खाबड़ सतहों पर चलने में मदद मिली होगी। उंगलियों के निशान का एक और उद्देश्य ये भी है कि ये स्पर्श की भावना और चीजों की पहचान करने में भी सहायक होते हैं। इन लकीरों के नीचे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ये एक तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो तब काम करने शुरू हो जाते हैं जब इनसे कोई चीज टकराती है या फिर आप कोई सामान उठाते हैं, और साथ ही ये दिमाग को भी जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं? लोगों के फिंगरप्रिंट्स पैटर्न एक जैसे हो सकते हैं,
लेकिन उसके बावजूद भी वो मेल नहीं खाते। यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स डीएनए से भी ज्यादा खास होते हैं। उदाहरण के लिए जुड़वा बच्चों का डीएनए एक हो सकता है और कईयों का तो होता भी है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स हमेशा अलग होते हैं। वास्तव में आपकी उंगलियों के निशान तो आपकी अपनी उंगलियों के बीच भी भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी हर उंगली का प्रिंट अलग होता है। क्या आप अपने फिंगरप्रिंट्स को जला सकते हैं? वैसे इसका जवाब है हाँ। अगर उंगली पर गहरा कट लग जाए या जल जाए और उससे त्वचा की बाहरी चमड़ी को नुकसान पहुंचे तो आपके फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। वैसे सच तो यह है कि उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट्स का वास्तविक उद्देश्य कभी पता ही नहीं चल पाया, लेकिन हम इस बात से जरूर सहमत हैं कि लोगों की पहचान करने के लिए ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है।